Hello, dear students. How are you? I hope all of you are very well. Students, today we are starting chapter 4th of your biology, that is reproductive health. So, let's begin. Dear students, reproductive health means to have healthy reproductive organs with normal functions. तो बच्चों, अगर हम सिंपली एक लेमैन की लैंग्वेज में सोचें, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन हम उसको बोलेंगे कि जिसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन करते हों. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. मगर जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये टर्म है, ये थोड़ी ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि इसमें सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का काम के बारे में ही हम बात नहीं करते हैं, इसके साथ हमारे इमोशनल और सोशल बातें भी जुड़ी हुई हैं. अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social, is known as reproductive health. So students, एक ऐसा समाज जिसमें लोग ना सिर्फ फिज़िकली और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रखते हों, बल्कि वो अपने सेक्स रिलेटेड और अपनी बॉडी में हो रही चेंजेस के बारे में अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएँ, एक दूसरे के साथ हेल्दी वे में बात कर पाएँ, अपने अच्छे हेल्दी बिहेवियर से दूसरों को समझा पाएँ, तो उसको हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी मानेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों, जैसे आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फीमेल्स लाइफ, बट 21st सेंचुरी में भी हमारे मोस्ट ऑफ दी घरों में क्या होता है कि इस मैटर को ओपनली डिस्कस नहीं किया जाता है. गर्ल्स प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते अननोन ही रह जाती हैं कि अब उनके साथ एक इम्पॉर्टेंट साइकिल स्टार्ट होने वाला है, जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है जैसे उनकी बॉडी के बाकी फंक्शंस लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एट्सेट्रा. सो बच्चों, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ. इसी तरह बहुत सारे ऐसे बातें हैं जिनको हम एक हेल्दी वे में अभी भी अपनी सोसाइटी में डिस्कस नहीं करते हैं, तो तब तक हम अपने आप को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी का पार्ट नहीं मान सकते. सो अ सोसाइटी with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects is called reproductively healthy society. Dear students, India was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. तो बच्चों, इंडिया उन फर्स्ट कंट्रीज़ में से एक है जिन्होंने एक्शन प्लान्स बनाए, जिन्होंने प्रोग्राम्स बनाए नेशनल लेवल पे, सो दैट उनकी जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सके. These programs called family planning were initiated in 1951. सो आप सोच सकते हो कि 1951 से फैमिली प्लानिंग नाम की टर्म जो है वो हमारी सोसाइटी में आ गई. फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है कि फैमिली के साइज़ को इस तरह से डिसाइड करना या प्लान करना कि हर एक बच्चे को अच्छा खाना, अच्छा पहनना,
गुड एजुकेशन, बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज़ और सब कुछ मिल सके जो हर एक किसी को मिलना चाहिए. So a family with less resources and a large number of people cannot be said to be a reproductively healthy family. Dear students, improved programs run by Indian government under reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Care Programs, that is RCH. तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन एरियाज़, और इन प्रोग्राम का नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर. इन प्रोग्राम्स का काम है टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट आस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, and second one is to provide facilities for building reproductively healthy society. So reproductively healthy society बनाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स चला रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल जननी सुरक्षा योजना एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया 12 अप्रैल 2005 में. तो इसमें जो एक प्रेग्नेंट मदर होती है उसको सपोर्ट करने के लिए ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर द डिलीवरी उसे कैश असिस्टेंस भी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, और आशा वर्कर्स मदर को समझाती हैं कि कैसे आपने अब फर्दर अपनी हेल्थ का और अपनी बेबी के हेल्थ का ध्यान रखना है. और सिमिलरली एक वंदे मातरम स्कीम है. इसमें डॉक्टर्स वॉलंटियरली मतलब अपनी मर्ज़ी से सेफ़ मदरहुड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस दौरान वो जितनी भी टैबलेट्स या इंजेक्शंस वगैरह हैं वो भी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करें कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज़ टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ in the society. So with the help of audio visual and the print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects. बच्चों, हमारी सोसाइटी में बहुत सारी गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हैं जो टीवी की हेल्प से या फिर न्यूज़पेपर एट्सेट्रा की हेल्प से वहाँ पर एड्स दे के या नए नए टाइप के ड्रामाज एट्सेट्रा बना के इन जनरल लोगों को नॉलेज देते हैं अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड आस्पेक्ट्स. And second important point is कि parents, other close relatives, teachers and friends also have a major role in the dissemination of this information. So हमारे जो parents हैं और जो हमारे relatives हैं या teachers हैं या even friends हैं वो भी आपस में जिनको इन बातों की क्लियर साइंटिफिक नॉलेज हो तो वो अपनी सोसाइटी में अच्छे से इन आस्पेक्ट्स को रख सकते हैं. Third is introduction of sex education in school should be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in the myths and having misconceptions about sex related aspects. So ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है आज के टाइम का. समझ लो इट इज़ द नीड ऑफ द आवर कि सेक्स एजुकेशंस को स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया जाए, एनकरेज किया जाए, सो दैट जो हमारे यंग बच्चे हैं उनको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन मिल सके, और जो समाज में चले आ रहे अंधविश्वास हैं या सेक्स रिलेटेड मिसकंसेप्शंस हैं, गलत धारणाएं हैं, उनके बारे में वो अपने विचारों को चेंज कर सकें. एंड लास्ट इज़ कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, sexually transmitted diseases
AIDS, etc., would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. So students, as you know कि adolescence ही एक ऐसी एज है जब बॉडीली एज वेल एज इमोशनली एक बच्चे में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती हैं. आप सारे इस टाइम एडोलिसेंस एज ग्रुप में ही हो. सो ऑल द एडोलिसेंट्स are fond of learning more and more about everything that is happening around them. वो अपने आगे पीछे हो रही सारी बातों को फटाफट जान लेना चाहते हैं. सो इफ़ इन दिस एज अगर इन बच्चों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दी जाए अबाउट द एडोलिसेंस एंड द रिलेटेड चेंजेस या अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या एड्स के बारे में, तो वो ना सिर्फ अपनी हेल्प कर सकते हैं बल्कि वो इन लार्ज एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को लीड कर सकते हैं. Now next point is how to educate people in general. हमारी सोसाइटी के लोगों को कैसे एजुकेट किया जाए अबाउट द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी. तो इस सेंस में गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स हैं. जैसे स्पेशली फर्टाइल कपल्स को एजुकेट किया जाता है अबाउट बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, postnatal care of mother and child and family size etc. सो जो फर्टाइल कपल्स हैं उनको बताया जाता है कि बर्थ कंट्रोल के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे आप अपने बच्चों के बीच में गैप ला सकते हो, और जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी उनको कैसे उनकी केयर हो सकती है, और फैमिली साइज़ को जो पेरेंट्स हैं वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं. ये सारी बातें गवर्नमेंट की डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सोसाइटी को अच्छे से समझाती हैं. Now next most important point about educating people is about problems due to overpopulation, social evils like sex abuse and sex related crimes. सो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हमारी कंट्री थिकली पॉपुलेटेड है और वर्ल्ड में हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली नंबर 2 पे हैं. सो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं इसके बारे में भी लोगों को जानकारी होना बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मोरोवर आप सभी आजकल टीवी में या न्यूज़पेपर्स में सेक्स अब्यूज़ के बारे में या रेप्स एट्सेट्रा के बारे में कितनी न्यूज़ सुनते हो. ऐसी दिल दहला देने वाली इंसिडेंट्स को सुन के इंसान का खून खौल जाता है. तो क्या आप ऐसी सोसाइटी को एक हेल्दी और रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी कह सकते हो? आप कहोगे नहीं. सो एक ऐसी एजुकेटेड सोसाइटी बने जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें एजुकेशन की और स्पोर्ट्स एट्सेट्रा की, सो दैट all these youngsters successfully implement various action plans to provide more efficient care to the people at large. Dear students, next important point of discussion is amniocentesis. बच्चों, amniocentesis एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसको यूज़ किया जाता है to find out the chromosomal abnormalities और fetal infections जब एक फिटस अपनी मदर की यूट्रस के अंदर डेवलप हो रहा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो वो जो फिटस होता है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंद होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक सैक, और उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड. So students, to find out any kind of
abnormalities और infections in the developing fetus। एक सैंपल लिया जाता है उस फिटस के टिश्यू का फ्रॉम दैट एमनियोटिक फ्लूइड, और बाद में उस फिटस का डीएनए का टेस्ट होता है उस सैंपल से, सो दैट ये पता लगाया जा सके कि उस फिटस में कोई एबनॉर्मलिटीज़ या कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है। बट दिस प्रैक्टिस ऑफ एमनियोसेंटेसिस वाज बाय द टाइम मिसयूज्ड, और लोगों ने इस प्रैक्टिस को चेंज करके इसको सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट का रूप दे लिया, सो दैट if they find that the developing fetus is female and they do not want more female children in the family, so they decide to kill that fetus inside the body of the mother. That is called abortion. Although there is a ban on this practice in India because it leads to a large number of female feticides, बट फिर भी छुप छुपा के ये प्रैक्टिस जो है ये अभी तक चलती जाती है, चाहे सोसाइटी में कितनी भी एजुकेटेड मदर्स क्यों नहीं हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि अभी भी हमारी सोसाइटी को एट लार्ज मोर एजुकेशन की ज़रूरत है। सो गवर्नमेंट has launched various programs like बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस प्रोग्राम से हम सोसाइटी में सबको ये अवेयरनेस दे सकते हैं कि बोथ डॉटर्स एज वेल एज सन्स are equally important and both must be given equal opportunities so that they can design a very well reproductively healthy society. So students, आइए डिस्कस करें about the indicators of improved reproductive health of a society, कि कैसे पता चले, क्या इंडिकेट करता है कि वाकई में जो हमारी सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। सो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे जितने भी लोग हैं उनको बेटर अवेयरनेस होनी चाहिए अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स। Number 2 is there must be increased number of medical assisted deliveries and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates. So medical assisted deliveries होनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये डॉक्टर्स की देखरेख में डिलीवरीज होनी चाहिए। और पोस्ट नेटल का मतलब है आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद मदर और बच्चे की अच्छे से केयर होनी चाहिए, सो दैट जो मॉर्टेलिटी रेट है, जो मृत्यु दर है माँ की और बच्चे की, वो कम से कम हो सके और दोनों एक हेल्दी लाइफ आगे जी सकें। एंड थर्ड पॉइंट इज़ देयर मस्ट बी इंक्रीज नंबर ऑफ़ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज़। लोगों को स्मॉल फैमिलीज़ की ओर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट वो अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे सकें, एक अच्छी लाइफ दे सकें। देयर मस्ट बी बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज़। अगर लोगों को कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उनकी डिटेक्शन टाइम पे हो जाए और उनकी क्योर हो जाए, ऐसी हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कोई भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को उनके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए और हॉस्पिटल्स में उनको अच्छे से मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलें, सो दैट ऑल पीपल ऑफ आवर कंट्री कैन लीड अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। सो बच्चों, दिस वाज all about today's lecture. Study hard, make your notes and revise repeatedly. Stay safe. Thank you very much.